नरेंद्र मोदी जी के लिए अगर सुभाष चंद्र बोस पराक्रम के प्रतीक हैं तो ममता दीदी के लिए वह देश नायक और अपने भतीजों के लिए सबसे बड़े स्वतंत्रता प्रेमी या देश प्रेमी। तो आज 23 जनवरी को हम कैसे याद करते हैं सुभाष चंद्र बोस को और कौन कहता है उनको कि वह फॉरगॉटन हीरो या एक भूले हुए नेता हैं। वह तो सबसे जीवंत नेतृत्व अगर भारत को आज भी कोई देने में सक्षम है तो वह मात्र नेताजी ही हैं। 1945 में जब दुनिया के सामने यह उजागर हुआ कि प्लेन क्रैश में वह नहीं रहे तो भारत में कोई भी यह मानने को ही नहीं तैयार था कि नेताजी नहीं, ये संभव हो सकता है कि नेताजी नहीं है। और केवल 1945-46 में भी नहीं, आज भी वह उतने ही जीवंत हैं जितने कि उस समय थे जब उन्होंने आज़ाद हिंद राष्ट्र और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो साथियों, आज की कंट्रोवर्सी तो आप लोग सब जानते ही होंगे कि भाई ये देश नायक दिवस के नाम से मनाया जाए, नेताजी का 125वां साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाए। तो इसी उत्सुकतावश मैंने कुछ पुरानी पुस्तकें देखनी शुरू की और सबसे पहले मेरे हाथ में आई यह पुस्तक The INA and its नेताजी। यह पुस्तक शहनवाज खान ने लिखी है और इसका फॉरवर्ड स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ है। शाहनवाज के बारे में आप सब जानते होंगे। हम लोग तो जब बचपन में थे तो हमारे माता पिता अक्सर यही बात किया करते थे कि लाल किले से आई आवाज ढिल्लन सहगल शाहनवाज, कि ढिल्लन सहगल और शाहनवाज वो आज़ाद हिंद सेना के नायक थे जिनको INA ट्रायल्स के अंतर्गत लाल किले के ऊपर ट्राई किया गया था। दूसरी पुस्तक मेरे हाथ में आई द स्टोरी ऑफ INA बाय S.A. अय्यर। यह S.A. अय्यर आज़ाद हिंद फौज के प्रोपेगेंडा एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, जिसको आज के ज़माने में हम सूचना एवं प्रसारण मंत्री कहते हैं। लेकिन हो सकता है कि यह शाहनवाज खान तथा S.A. अय्यर दोनों ही 2 वर्षों का जो काल था नेताजी के जीवन का सबसे जीवंत काल, जिस बीच उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान की स्थापना देश से बाहर की थी, उस समय यह दोनों ही नेताजी के साथ थे और उस आज़ाद हिंद फौज के या आज़ाद हिंद सरकार के मंत्रिमंडल में भी थे। इसलिए मुझे लगा कि शायद यह हो सकता है कि यह दोनों क्योंकि भावनात्मक रूप से इस कदर नेताजी से जुड़े हुए थे कि इनकी लिखी हुई पुस्तक में भावना का आधिक्य हो, और यह पुस्तक लिखी भी 1946 में गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि कुछ मैं ऐसे लेखकों की पुस्तकें भी देखूं जिन्होंने बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली या तटस्थ होकर नेताजी के ऊपर लिखा है। तो एक पुस्तक मेरे हाथ में आई हग टॉय की द स्प्रिंगिंग टाइगर, सुभाष चंद्र बोस द स्प्रिंगिंग टाइगर A history of a revolution। और दूसरी एक पुस्तक मेरे हाथ में आई The Forgotten Army by Peter Ward Fay। तो यह दोनों ही विदेशी लेखक हैं और यह हम लोग यह अनुमान लगाते हैं कि इन्होंने जो कुछ लिखा है उसमें भावनात्मकता कम होगी, वरन एक बिल्कुल एक तटस्थ ऑब्जर्वर की तरह से उन्होंने जो लिखा होगा वह है। तो हम इन सभी पुस्तकों को देखकर आज की अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। यह खास तौर से उन 25 महीनों की चर्चा रहेगी जबकि नेताजी ने शायद 2 घंटे से ज़्यादा भी कभी नींद न ली हो। वर्ल्ड वॉर 2 प्रारंभ होने से लेकर और सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना तक यह पुस्तक लिखी हुई है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले सितंबर 1939 में यूरोप में युद्ध के समाचार मिलने शुरू हुए और अटैक्स इधर उधर होने शुरू हो गए। यह देखते ही जुलाई
1940 के अंदर नेताजी को गिरफ्तार कर लिया गया। नेताजी इस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे और उसी समय से उन्होंने ये देखना शुरू कर दिया था, मूल्यांकन शुरू कर दिया था कि क्या मैं हिंदुस्तान के अंदर रहकर देश की ज़्यादा सेवा कर सकता हूँ या हिंदुस्तान के बाहर जाकर ज़्यादा सेवा कर सकता हूँ। जब नेताजी को गिरफ्तार कर लिया गया तब भी उनके पास ये ऑप्शन था कि मैं जेल के अंदर चुपचाप बंद रहूं, यहाँ मेरा जीवन पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा जैसे अन्य नेताओं का है। परंतु उन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डाला और सबसे पहले वो भूख हड़ताल के ऊपर चले गए। उनकी भूख हड़ताल के पहले हम लोगों को याद है जतिन दास की भूख हड़ताल, जिनको की भूख हड़ताल के दौरान ही जो भगत सिंह के साथी थे जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सबसे पहला खतरा यही था कि क्या भूख हड़ताल से वह जिंदा समूचे अपने सशरीर जीवित रह पाएंगे कि नहीं। लेकिन यह जोखिम उन्होंने उठाया यही सोचकर कि शायद यह देश हित में अधिक हो। और उसके बाद जब उनकी भूख हड़ताल प्रारंभ हुई तो थोड़े ही दिन में अंग्रेज डर गए कि अगर कुछ जतिन दास के समान इनको भी कुछ हो जाता है तो देश में बहुत भारी विद्रोह हो जाएगा। तो उन्होंने जेल से निकालकर उनको घर में ही नजरबंद कर दिया। और फिर अचानक जनवरी के अंदर हम लोगों को देश को ये समाचार मिला कि नेताजी घर से गायब हो गए और उनका कोई भी अता पता नहीं लगा कि वो कहाँ गए। और 9 महीने बाद सबसे पहले वह मुखरित हुए ऑरलैंडो मोज़ोटो के नाम से इटालियन पासपोर्ट लिए हुए जर्मनी के अंदर। वहां पर इन्होंने इंडिया सेंटर की स्थापना की और आजाद हिंद रेडियो से उन्होंने प्रसारण प्रारंभ किया। तो 9 महीने के अंतराल के पश्चात जब भारतीयों को नेताजी की आवाज आजाद हिंद रेडियो से मिलने प्रारंभ हुई तब सबको पता चला कि हाँ, नेताजी अभी भी जीवित थे। इसी बीच वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध पूरी तरह से प्रारंभ हो चुका था और जो हमारी अलाइड और एक्सिस पावर्स हैं, अलाइड पावर्स में हम जानते हैं कि खास तौर से अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और उनके साथ साथ रूस भी शामिल था। और एक्सिस पावर्स के अंदर जो मुख्य थी वो थी इटली, जर्मनी और जापान। तो कांग्रेस ने, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में तो कांग्रेस ने साथ दिया था कि हम ठीक है, हम अंग्रेजों का साथ देंगे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने साथ देने से मना कर दिया। परंतु फिर भी कांग्रेस के मना करने पर भी बहुत भारी मात्रा में आर्मी में रिक्रूटमेंट्स किए गए और आर्म्ड फोर्सेस को एंग्लो अमेरिकन वॉर लड़ने के लिए बाहर भेजना प्रारंभ हो गया। तो ये जो सैनिक थे यह आधे मन से युद्ध क्षेत्र में गए, इसलिए इन एक्सिस पावर्स के सामने बहुत जल्दी ही इंडियन आर्मी के भी जो जवान थे उन लोगों ने सरेंडर करना प्रारंभ कर दिया और हमारे पास अच्छी खासी संख्या सरेंडर्ड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की हो गई। अतः यह वो समय था जबकि जर्मनी को आवश्यकता थी कि अपने प्रोपेगेंडा टीम को लेकर इनको कोई अगर ऐसा हिंदुस्तानी नेता मिल जाए जो इन इंडियन फोर्सेस को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कर सके तो बहुत अच्छा होगा। तो उसके लिए इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे उपयुक्त व्यक्ति दिखे तो उनको जर्मनी ने हर संभव सहायता देनी प्रारंभ कर दी। केवल जर्मनी में ही नहीं और भी कई स्थानों पर जो हमारी इंडियन लेजियन थी इसकी स्थापना हो चुकी थी और विद्रोह के अंकुरित दिखने लगे थे। हमारे थाईलैंड के अंदर स्वामी सत्यानंद पुरी और बाबा अमर सिंह, जापान के अंदर रास बिहारी बोस, शंघाई में बाबा उस्मान खान तथा मलेशिया में ज्ञानी प्रीतम सिंह, ये सभी लोग अपनी एक्टिविटीज कर रहे थे। और जैसे ही जापान ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, ये सब जो अभी तक अंदर या पीछे से काम कर रहे थे ये सब मुखरित होकर सामने चले आए। और तभी उसी समय ये हुआ कि उत्तर मलेशिया के अंदर जहां बाबा प्रीतम सिंह कार्यरत थे वहां 14th पंजाब रेजिमेंट
ने सरेंडर कर दिया। और 14th पंजाब रेजिमेंट के उस समय जो कमांडेंट थे कैप्टन मोहन सिंह, उनसे बाबा प्रीतम सिंह ने संपर्क किया और मोहन सिंह ने यह आश्वासन दे दिया कि ठीक है, हम लोग भी अंग्रेजों के पक्ष में नहीं हैं और मेरे बहुत सारे सैनिकों के मन में ऐसा देश प्रेम के प्रति भाव जागृत हो रहे हैं, तो हम लोग अब इस युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेंगे। और उसी के साथ साथ पहली जो आज़ाद हिंद सेना थी या इंडियन नेशनल आर्मी हम उसको कहें, पहली इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत वहाँ मलेशिया से प्रारंभ हुई। लेकिन इस नेशनल आर्मी ने भी नेतृत्व रास बिहारी बोस का ही माना और उन्हीं के साथ साथ वो काम करने लगे। लेकिन रास बिहारी बोस के बारे में हम लोग अपनी पिछली चर्चाओं में, जब हमने गदर आंदोलन की चर्चा की है और जब भगत सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल की चर्चा की है, तब हम रास बिहारी बोस की बात कर चुके हैं। रास बिहारी बोस लॉर्ड हार्डिंग्स के ऊपर बम फेंकने के बाद ये ब्रिटिशर्स की हिट लिस्ट में थे, तो ये आके जापान में छुप गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे इनका स्वास्थ्य खराब होने लगा और इन्होंने देखा कि इनका इतना बूता नहीं है कि पूरी ईस्ट एशिया में एक जो विद्रोह पनप रहा है उसको वह अकेले संभाल सकें। तो उन्होंने बाकी साथियों के साथ चर्चा की और यही सबने एक स्वर से यही कहा कि भाई सुभाष चंद्र बोस, उनके अंदर यह क्षमता है कि यह ईस्ट एशिया में जो विद्रोह पनप रहा है, मलेशिया, सिंगापुर, जापान और वहाँ के और सुमात्रा, जावा और सब आइलैंड्स के अंदर उसकी कमान संभालने के लिए हम सुभाष चंद्र बोस को बुलाएं। तो रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस से संपर्क किया और उनको वहां आने का आमंत्रण दिया। सुभाष चंद्र बोस उस समय जर्मनी में थे और जर्मनी में उन्होंने देखा कि अगर जो उनकी सोच यही थी कि अंदर से तो भारत में विद्रोह 42 से पनप रहा था, करो या मरो का नारा गांधी जी दे चुके थे। उनकी यह सोच थी कि अंदर का विद्रोह अगर बाहर से सप्लीमेंट किया जाए सशस्त्र विद्रोह के साथ, तब हम अवश्य भारत को जल्दी से जल्दी ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र कर सकते हैं। तो लेकिन अब प्रश्न था कि जर्मनी से जापान तक पहुंचे कैसे। तो जर्मनी से जापान तक पहुंचने के लिए अगर वो एयर रूट लेते तो बीच में रशा था, उसकी कई सारी स्टेट्स थीं, तो वहाँ पर भी लगातार फाइटर बॉम्बर्स घूम रहे थे। अगर वह जल मार्ग से आते तो वहाँ पर भी पूरा का पूरा जो फ्रेंच और जो ये बेड़े थे ब्रिटिश, वो समुद्र के ऊपर कब्जा किए हुए थे और अमेरिकन नेवी भी वहाँ आ गई थी, इसलिए चारों तरफ से बहुत खतरा था। लेकिन खतरों से खेलना तो शुरू से ही सुभाष चंद्र बोस का शौक रहा था, इसलिए वह उन खतरों से डरे बिना 8 फरवरी 1943 में उन्होंने केवल एक साथी आबिद हुसैन के साथ केल से जर्मन पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से पंजाब की यात्रा प्रारंभ की और वो मेडागास्कर होते हुए आए इंडियन ओशन के अंदर। और इंडियन ओशन में जर्मनी से वो करीब 600 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की जर्मन पनडुब्बी से, और उसके बाद समुद्र के अंदर ही वो जापानी पनडुब्बी में उनका हस्तांतरण कर दिया गया और वो फिर जापानी पनडुब्बी से वह सुमात्रा तक पहुंचे। 90 दिन का पूरा समय लगा उन्हें केल से सुमात्रा पहुंचने में। तो यह बिल्कुल एकांत का समय था जिसमें काफ़ी रोमांचकारी अनुभव होते थे, क्योंकि कभी कभी एकदम से कैप्टन डराता था कि हमें देख लिया, अमेरिकी युद्धपोत ने हमें देख लिया, ब्रिटिश युद्धपोत ने हमें देख लिया और किसी भी समय हमारे ऊपर कब्जा किया जा सकता था। लेकिन इसी रोमांच के बीच वह अपनी आगे की योजना उस एकांत में जो थे आबिद अली के साथ, आबिद हुसैन के साथ बनाते रहे और यह उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से यह 90 दिन का सफ़र पूरा किया और वह सुमात्रा पहुंच गए। सुमात्रा से 16 मई को वह हवाई मार्ग से टोक्यो के लिए रवाना हुए
और टोक्यो पहुंच गए। जब वह टोक्यो पहुंचे तो वहां लाइजन ऑफिसर थे जिन्हें उस समय हिकारी किकान कहा जाता था। ये जापान के लाइजन ऑफिसर थे। कर्नल यामानाटो से नेताजी की मुलाकात पहले भी हो चुकी थी, अतः उनको वो अपना अच्छा दोस्त मानते थे। यामानाटो ने उनको रिसीव किया, उनका स्वागत किया और उसके बाद वह ले गए उन्हें जापानीज प्रीमियर जनरल टोजो से मिलाने। और जो जापान की संसद है उसको डायट कहते हैं। टोजो नेताजी को लेके अपनी डायट में पहुंचे और वहां पहुंच के उन्होंने सभी संसद के सदस्यों से उनका परिचय कराया और यही कहा कि अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारतीय सेना और जापानी सेना एक साथ भारत में प्रवेश करेगी थल मार्ग से, और हम हवाई मार्ग से भी उनकी सहायता करेंगे। अभी उनके पास जहाज नहीं है लेकिन हम उनकी सहायता करेंगे, कलकत्ता के ऊपर बमबारी करेंगे और दिल्ली पहुंचने में के बाद हम फिर कोई रोल नहीं प्ले करेंगे, फिर नेताजी हिंदुस्तान में सर्वे सर्वा होंगी। लेकिन वहीं डायट के अंदर ही नेताजी ने उन्हें उसी समय टोक दिया, बोले यह निर्णय लेने वाले आप कौन होते हैं कि हिंदुस्तान में कौन सर्वे सर्वा होगा। और जब तक महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू हैं तब तक मैं कभी आगे जाने की सोच भी नहीं सकता। और यह निर्णय कि मुझे क्या भूमिका निभानी है यह या तो महात्मा गांधी लेंगे या भारत की जनता लेगी, यह ना मैं स्वयं ले सकता हूं और न ही आपको मैं कभी यह लेने का अधिकार दे सकता हूं। तो हम यह स्पष्ट देखते हैं कि नेताजी बहुत अपनी सोच में उनकी यह स्पष्टता थी कि अगर हम जापान की सहायता ले रहे हैं तो किसी भी तरह से हम जापान के अधीन नहीं हैं। वह अपने सैनिकों से, अपने जनरल से साफ कहा करते थे कि जापान यदि हमारी सहायता कर रहा है तो किसी हमदर्दी के तहत नहीं, किसी अच्छे मन से नहीं, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि यह उसकी आवश्यकता है। जापान के विरुद्ध जब ब्रिटिशर्स और एंग्लो अमेरिकन फोर्सेस को हिंदुस्तान में बेस मिल जाता है तब वो हिंदुस्तान के बेस से जापान के ऊपर अच्छी तरह से आक्रमण कर सकती हैं और सारी इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा सकती हैं। इसलिए अंग्रेजों को हटाना है और अगर इनसे हमें लोहा लेना है एंग्लो अमेरिकन फोर्सेस से, तो सबसे पहली हमारी आवश्यकता है कि भारत हमारा मित्र राष्ट्र हो। इसलिए भारतीयों की सहायता करना उनकी भी एक तरह की मजबूरी थी, जिस मजबूरी के तहत उन्होंने नेताजी को सभी प्रकार के सपोर्ट या सभी जो पीछे से जो कुछ भी देना था वह देने के लिए वह तैयार हो गए, क्योंकि जापान को वह तभी तब तक सुरक्षित मानते थे जब तक भारत उसका मित्र राष्ट्र रहे। नेताजी अपने सोच में बहुत ही स्पष्ट थे। जर्मनी में भी जब वो रहे और उन्होंने जर्मनी में जो आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की, उसके लिए जो पैसे की आवश्यकता थी वह सब उन्होंने जर्मन सरकार से एक ऋण या लोन के रूप में ली। और जब ईस्ट एशिया में भारतीयों की तरफ से उनको चंदा मिलना प्रारंभ हो गया तो उन्होंने जर्मन लोन एक साथ 50 लाख येन वापस भी कर दिया जर्मनी की सरकार को। अतः वह किसी भी प्रकार से न आर्थिक दबाव में जापान और जर्मनी के रहे और न ही किसी तरह के मनोवैज्ञानिक या मानसिक दबाव में रहे। उसके पश्चात ये हुआ कि चारों तरफ से यही उनको संदेशे मिलने लगे कि अब आप आइए और ईस्ट एशिया में जो हमारी इतनी सारी सेनाएं, यहाँ भी इन लोगों ने जो सरेंडर करे हुए सैनिकों से जो सेनाएं बनाई हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस IIL, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना की है, उस सबका नेतृत्व करने की अगर किसी में क्षमता है तो वह मात्र और मात्र सुभाष चंद्र बोस में है। आर्मी के भी जो बहुत सारे जनरल्स थे वो मोहन सिंह की तो बात नहीं मानते
थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को की आवाज जैसे ही रेडियो के ऊपर सुनते थे वह सबके सब जैसे बिल्कुल हतप्रभ हो जाते थे और उनके नेतृत्व को किसी ने नकारा नहीं और सबने यही कहा कि अगर सुभाष चंद्र बोस आकर नेतृत्व संभाल लेते हैं तो हम सब उनके नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हैं। और तब क्योंकि अंग्रेज इस समय हमारी कोई सहायता नहीं कर रहे, हम उनकी दुश्मन के पास प्रिजनर्स ऑफ वॉर के रूप में हैं और वह कभी हमारी कुशल क्षेम तक नहीं पूछते, तो हम सब तैयार हैं और हम नेताजी के साथ काम करना शुरू कर देंगे। तो यह सब देखते हुए जो है नेताजी ने यह निर्णय लिया और सितंबर 1943 में रास बिहारी बोस के साथ साथ वह सिंगापुर पहुंच गई। वहां सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने भारतीयों से भरे मैदान में रास बिहारी बोस ने अपनी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग व इंडियन नेशनल आर्मी इन दोनों की कमान सीधे सुभाष चंद्र बोस को दे दी। अब यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि आखिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी में क्या अंतर था। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो थी वह सिविलियन फॉर्मेशन थी और इंडियन नेशनल आर्मी जो थी उसी की आर्म्ड रिबेलियन या आर्म्ड फॉर्मेशन थी। तो जब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का प्रधान कार्यालय वह पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि उस समय वहां पर जो विभाग काम कर रहे थे वह थे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, फाइनेंस और इंटेलिजेंस। नेताजी ने इन सभी विभागों को सुदृढ़ किया और उसके सिवा उन्होंने 7 नए विभाग प्रारंभ कर दिए। यह नए विभाग थे हेल्थ, सोशल वेलफेयर, विमेन्स अफेयर्स, नेशनल एजुकेशन एंड कल्चर, रिकंस्ट्रक्शन, सप्लाईज इंटरलैंड एंड ओवरसीज, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट। और उसी समय यहाँ इन्होंने नारा दिया एकता, विश्वास और बलिदान, यानी यूनिटी, फेथ एंड सेक्रीफाइस। यही इंडियन नेशनल आर्मी का मोटो हो गया। अब यही इंडियन इंडिपेंडेंस आर्मी जो थी 21 अक्टूबर 1943 में पूर्व एशिया के सभी राष्ट्रों के इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रतिनिधियों के बीच इसने आज़ाद हिंद फौज के गठन होने का समाचार सबको दिया और इसका कार्यभार ग्रहण करने की घोषणा हुई। सुभाष चंद्र बोस व अन्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने शपथ ली। इन मंत्रिमंडल के सदस्यों में इस प्रकार था कि सुभाष चंद्र बोस वो तो हेड ऑफ स्टेट हुए और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर, वॉर तथा फॉरेन अफेयर्स उन्होंने अपने पास रखा। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन जो बाद में कैप्टन लक्ष्मी सहगल हो गई, उन्हें महिला विभाग दिया गया। ऐसे अय्यर जिनकी पुस्तक की भी हम चर्चा कर चुके हैं, उन्हें पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा का भार दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल AC चैटर्जी को वित्त का कार्यभार सौंपा गया और लेफ्टिनेंट कर्नल अजीज अहमद, गुलजारा सिंह, MZ कियानी, लुगनदान, एहसान कादिर, शाहनवाज खान यह फौजी प्रतिनिधि हुए। AM सहाय को सचिव नियुक्त किया गया। रास बिहारी बोस सर्वोच्च सलाहकार नियुक्त हुए। करीम गनी, देवनाथ दारा, DM खान, A थेलप्पा जे जो थे वे भी सलाहकार नियुक्त किए गए। AN सरकार न्यायिक सलाहकार नियुक्त किए गए। और फिर कैथी हॉल सिंगापुर में रुंधे गले से सभी नेताओं ने शपथ ली आज़ाद हिंद सरकार के बनने की तथा उसकी स्थापना की और वह आज़ाद हिंद सरकार क्या करेगी भारत के लिए इसकी। मैं नेताजी की शपथ उन्होंने इंग्लिश में ली थी, तो उन्हीं के शब्दों में हम लोग चलिए वह शपथ आज उनके जन्मदिन के दिन रिपीट कर लें। In the name of God, I take this sacred oath that to liberate India and the 38 crore of my countrymen। ये कहने के बाद उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, उनका गला रुंध गया। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद वो आगे बढ़े। I, सुभाष चंद्र बोस, will continue the sacred war of freedom till the last breath of my life।
I shall remain always a servant of India and to look after the welfare of 38 crore of Indian brothers and sisters shall be my highest duty. Even after winning freedom, I will always be prepared to shed even the last drop of my blood for the preservation of India's freedom. अर्थात सुभाष बाबू ने उसी समय यह दायित्व अपने ऊपर ले लिया कि खून की आखिरी बूंद तक मेरा उद्देश्य हिंदुस्तान के 38 करोड़ लोगों की स्वतंत्रता, उनको इस साम्राज्यवाद से मुक्ति दिलाना है। उन्होंने हमेशा यह स्पष्ट किया था कि जापान यदि हमारी सहायता कर रहा है तो इसका यह अर्थ नहीं कि जापान हिंदुस्तान के अंदर घुसकर अंग्रेजों का स्थान ले ले। वह अपने सैनिकों से साफ कहते थे कि अगर अंदर जाकर आपको यह लगे कभी भी हिंदुस्तान के अंदर कि जापान अब अंग्रेजों जैसे होते जा रहे हैं जापानी, तो आप मुड़कर उनसे युद्ध भी प्रारंभ कर दीजिए। हमें उनको भी भगाना है। हमारा उद्देश्य है मात्र भारत की स्वतंत्रता। इसमें हम किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब जापान ने कहा कि वह साथ जाएंगे तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, हिंदुस्तान की भूमि के ऊपर सबसे पहला रक्त जो बहेगा वह भारतीय का ही बहेगा, वह भारतीय खून होगा। वह साफ कहते थे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका जो मोटो था वह स्पष्ट था। तो हम देखते हैं कि आजाद हिंद सरकार के बनने के मात्र कुछ दिनों बाद 28 अक्टूबर 1943 में ग्रेटर ईस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह टेरिटरी के रूप में भारत को दे दिए और वह सुभाष चंद्र बोस के अधीन आ गए। अतः एक राष्ट्र के लिए हम जानते हैं कि राजनीति शास्त्र में किसी भी एक एंटिटी को, जहां कोई एक लोगों का समूह हो, उसको एक राष्ट्र का दर्जा देने के लिए 4 बातें आवश्यक होती हैं। नंबर 1, वहां पॉपुलेशन या कुछ जनसंख्या होनी चाहिए। नंबर 2, उसके पास कोई टेरिटरी या भूमि होनी चाहिए जिसको वह राष्ट्र कह सके। नंबर 3, वहां एक सरकार या गवर्नमेंट होनी चाहिए। और नंबर 4, वह पूरी तरह से स्वतंत्र या सॉवरन होनी चाहिए। तो अब आजाद हिंद सरकार के पास यह चारों अवयव थे। उसके पास लोग थे, उसके पास टेरिटरी अंडमान निकोबार के रूप में थी, उसके पास उसकी सरकार थी और साथ ही साथ उसके पास सॉवरेनिटी या स्वायत्तता थी। आजाद हिंद रेडियो स्टेशन अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, गुरमुखी व पश्तो में समाचार बुलेटिन प्रसारित करने लगी। इसी के साथ साथ भारत का द्वितीय सशस्त्र स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो गया और वह मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड के रास्ते कलकत्ता और फिर दिल्ली की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि आजाद हिंद सेना का नारा था दिल्ली चलो। सिविलियन फ्रंट पर भी जैसे नेताजी की आवाज का जादू ऐसा था कि वहाँ उन ईस्ट एशियन कंट्रीज में रहने वाले भारतीय इतना ज़्यादा प्रभावित होने लगे कि वह अपना सब कुछ देश के नाम पर निछावर करने को तैयार हो गए। नेताजी का नारा था करो सब निछावर बनो तुम फकीर, कि हम यदि भिखारी भी बन जाएं तो भी राष्ट्र के नाम पर हम सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हैं। तो कुछ ही दिन में हमने देखा कि आजाद हिंद कोष में अच्छी खासी मात्रा में धन भी आने लगा। रंगून के एक रईस थे हबीब बेतई। हबीब ने अपना सारी संपत्ति जो लगभग 1 करोड़ की थी वह सारी की सारी आजाद हिंद कोष में दे दी। लेकिन हबीब की 1 करोड़ की संपत्ति से भी ज्यादा नेताजी उस समय भावुक हो गए जब एक बुढ़िया जिसके पास अपना तन ढकने को भी उचित कपड़े नहीं थे, जो बिल्कुल फटे चिथड़ों में थी, वह आई और उसने अपनी गठरी में से
3 रुपए निकालकर नेताजी को दे दिए। यह उसके पूरे जीवन की कमाई थी। तो नेताजी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि लोग अपना सचमुच सब कुछ निछावर करने को तैयार थे केवल भारत की स्वतंत्रता के लिए। तो हम देखते हैं नेताजी ने रंगून में भारतीय बैंक स्थापित किया, आज़ाद हिंद बैंक, जिसमें देखते ही देखते कुछ ही समय में 20 करोड़ रुपया जमा हो गया। अब आज़ाद हिंद सरकार के पास अपना बैंक था। उन्होंने अपने नोट छपवाने शुरू कर दिए, जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस, 1000 से ऊपर के जो नोट थे उसमें सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगी हुई थी, जैसे यहाँ हिंदुस्तान के नोटों में महात्मा गांधी की लगती थी। तो उनकी अपनी करेंसी थी, उनके अपने डाक टिकट निकलने लगे, उनके अपने रेडियो स्टेशन चलने लगे। और 14 अप्रैल 1946 में हिंदुस्तान के पहले हिंदुस्तानी के खून से फौज की एक टुकड़ी ऐसे मलिक के नेतृत्व में मणिपुर के मोइरैंग में भारतीय भूमि पर पहुंच गई और वहां पर पहुंचकर उन्होंने जीत हासिल कर ली और तिरंगा वहां फहराने लगा। आज यह हमारा सबसे पहला तीर्थ स्थल है जहां की भारत की 1947 15 अगस्त के पहले भारतीय तिरंगा फहराया था। और चारों तरफ सारे सैनिकों की आवाज गूंजने लगी, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, चलो दिल्ली। नेताजी इस समय अपने आप को ये नहीं सोच रहे थे कि मैं सेफली अंदर बैठ जाऊं। वह रानी झांसी ब्रिगेड को लेकर वह भी बर्मा में चल दिए, और क्योंकि बर्मा में थल मार्ग के सहारे कलकत्ता तक प्रवेश करने का इनका मकसद था। लेकिन इनका अगला जो टारगेट था वो यह था कि कोहिमा और अगरतला ये भी हमारे कब्जे में आ जाए। तो जो भी जहाँ भी इन्होंने अभी तक आज़ाद हिंद सेना ने अपनी वीरता से जो गांव इत्यादि रास्ते में कुछ तहस नहस हो गए थे, सबसे पहला काम नेताजी ने शुरू किया कि उन गांवों का पुनर्निर्माण प्रारंभ कर दें, या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस जो भी युद्ध के दौरान टूट गए थे उन सब के रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। और मेजर जनरल AC चैटर्जी को वहां का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। तो अब आज हम विदा लेते हैं। अगले हम अपने एपिसोड में बात करेंगे कि आज़ाद हिंद सेना का फिर आगे क्या हुआ और किस तरह से हमने देश की आज़ादी तक हम पहुंचे। धन्यवाद।